भारतीय राजनीति में एक शब्द है चमचा युग। एक ऐसा शब्द जो अपने आप में एक पूरी विचारधारा को समेटे हुए है, पर शायद ज्यादातर लोगों ने इसे सुना नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि भाई ये चमचा युग आखिर है क्या? मतलब ये किस दौर की बात हो रही है? चलिए आज इसी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझना जरूरी है। कांशीराम के हिसाब से चमचा वो इंसान है जो दिखता तो अपने समुदाय का नेता है, लेकिन असल में वो काम किसी और के इशारों पर कर रहा होता है। मतलब एक ऐसा एजेंट जिसकी अपनी कोई आवाज नहीं, बल्कि वो उस सिस्टम का एक मोहरा भर है जो उसे कंट्रोल करता है। और इस शब्द को राजनीति की दुनिया में लाने वाले थे कांशीराम। उनका ये जो कथन है ना, वो उनके जीवन भर के मिशन को साफ साफ दिखाता है। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ सीधी टक्कर जिसे वो बुनियादी तौर पर गैर बराबर मानते थे। कांशीराम का मानना था कि ये जो चमचा युग है, ये कोई अचानक से पैदा हुई चीज नहीं थी। उनके विश्लेषण के केंद्र में था एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐसा कागज जिस पर हुए दस्तखत ने उनके मुताबिक भारत की राजनीति की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, तो इस समझौते तक हम कैसे पहुंचे, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में, उस जमाने में जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था, एक और संघर्ष था जो अंदर ही अंदर पनप रहा था। उस वक्त भारत में ना एक नहीं बल्कि दो आजादी की लड़ाइयां चल रही थीं। एक तरफ देश को ब्रिटिश राज से राजनीतिक आजादी चाहिए थी, और दूसरी तरफ थे दलित समुदाय जिन्हें कांशीराम गुलामों के गुलाम कहते थे। वो हजारों साल के सामाजिक उत्पीड़न से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी वजह से उस दौर का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल खड़ा हुआ कि जब भारत आजाद होगा तो करोड़ों दबे कुचले लोगों के राजनीतिक हक की गारंटी कैसे मिलेगी? कौन देगा? और बस इसी सवाल पर ना दो बड़े नेताओं के बीच एक वैचारिक टकराव हुआ, जिनकी भारत को लेकर सोच बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका मानना था कि असली नुमाइंदगी तो पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट से ही आएगी। मतलब दलित वोटर ही दलित उम्मीदवार को चुनेंगे, सीधी सी बात। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। वो संयुक्त निर्वाचक मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे, ताकि हिंदू समाज की एकता में कोई दरार ना आए। और देखिए, शुरुआत में ये लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने जीत ली थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड ने न सिर्फ उनकी मांग मानी, बल्कि दलितों को डबल वोट का एक जबरदस्त अधिकार भी दे दिया। इसका मतलब था कि दलित वोटर एक वोट अपने दलित प्रतिनिधि के लिए डालेंगे और दूसरा वोट जनरल सीट के उम्मीदवार के लिए। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत थी। लेकिन ये जो ऐतिहासिक जीत थी ना, ये कुछ ही हफ्तों तक टिक पाई। यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने भारतीय राजनीति पर इतना गहरा असर डाला कि उसका विश्लेषण कांशीराम ने 50 साल बाद जाकर किया। हुआ ये कि चीजें बहुत तेजी से बदलीं। अगस्त में कम्युनल अवार्ड का ऐलान हुआ और सितंबर में गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। सोचिए, पूरे देश का सामाजिक और नैतिक दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर आ गया और आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। 24 सितंबर को उन्होंने भारी मन से पूना पैक्ट पर दस्तखत कर दिए। तो इस पैक्ट में हुआ क्या? एक तरह से लेन देन हुआ। दलितों ने पृथक निर्वाचक मंडल और डबल वोट का अधिकार खो दिया, और बदले में मिला क्या? आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं। मतलब कागज पर तो सीटें दोगुने से भी ज्यादा हो गईं, लेकिन उन सीटों पर अपना प्रतिनिधि चुनने की जो असली ताकत थी, वो हमेशा के लिए चली। डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द उस पल की पूरी कहानी कह देते हैं। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी हार की तरह देखा। ये एक ऐसा समझौता था जिसने उनके हिसाब से उनके समुदाय के राजनीतिक भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। और यहीं से कांशीराम के चमचा युग का जो पूरा सिद्धांत है ना, वो शुरू होता है। उनका तर्क देखिए 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, जॉइंट सिस्टम में दलित कैंडिडेट को जीतने के लिए मेजॉरिटी यानी सवर्ण वोट चाहिए ही चाहिए। स्टेप 2, तो फिर पार्टियां क्या करती हैं? वो ऐसा कैंडिडेट चुनती हैं जो वफादार रहे और मेजॉरिटी को खुश रखे। और स्टेप 3, नतीजा, जो कैंडिडेट जीतता है वो अपने लोगों का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि अपनी पार्टी और मेजॉरिटी वोट बैंक का चमचा बन जाता है। ये था उनका पूरा तर्क। लेकिन कांशीराम सिर्फ समस्या बताकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पहले इस व्यवस्था को नाम देने में, फिर इसकी जड़ें खोदने में, और आखिर में इसे तोड़ने का एक नया रास्ता बनाने में। और उन्होंने अपनी किताब को लॉन्च करने के लिए एक बहुत ही सांकेतिक दिन चुना, 24 सितंबर 1982, पूरा पैक्ट की ठीक 50वीं सालगिरह। यह एक सीधा मैसेज था कि वो उस समझौते के विरासत को चुनौती दे रहे हैं जिसे वो सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। कांशीराम ने सिर्फ बातें नहीं की,
बल्कि एक वैकल्पिक सिस्टम बनाने के लिए सालों तक स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले पढ़े लिखे लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ने के लिए बामसेफ बनाया, फिर समाज में जागरूकता फैलाने और संघर्ष के लिए DS4 का गठन किया, और आखिर में जब जमीन तैयार हो गई तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। और वो जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसकी प्रेरणा डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से ही आ रही थी। वो असल में अंबेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो के नारे को जमीन पर उतार रहे थे। वो खुद को उसी अधूरे संघर्ष की एक अगली कड़ी मानते थे। 1995 ये साल कांशीराम के दशकों लंबे संघर्ष का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। एक ऐसा साल जिसने भारतीय राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया। इसी साल बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि कांशीराम की रणनीति काम कर सकती है और जो समाज सदियों से हाशिए पर था वो भी सत्ता के केंद्र तक पहुंच सकता है। कांशीराम का ये कथन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मानना था कि असली लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से है जो ऐसे चमचे पैदा करता है। अगर सिस्टम पर ही चोट की जाए तो ये मोहरें अपने आप बेअसर हो जाएंगे। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि सच्चे राजनीतिक प्रतिनिधित्व का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ इतना काफी है कि कोई प्रतिनिधि उसी समुदाय से आता हो, या ज्यादा जरूरी ये है कि वो प्रतिनिधि अपने समुदाय के हक के लिए बिना किसी दबाव के आजाद होकर आवाज उठा सके।